हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज आप जेनेटिक डिसऑर्डर का पार्ट नंबर 4 देख रहे हैं और आज जो हम डिजीज पे बात करने वाले हैं उस डिजीज का नाम है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो हम लोग डाउन सिंड्रोम को स्टार्ट करते हैं। आइए अब डाउन सिंड्रोम की डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि डाउन सिंड्रोम की डेफिनेशन क्या कहती है। तो देखिए, इट इज एन ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी डिसऑर्डर। ये एक ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल और एक टर्म आ रही है एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, अच्छा, यानी कि ऑटोसोमल क्या होते हैं? जो क्रोमोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम के अलावा होते हैं पूरी बॉडी में, ठीक है, जिनसे सोमैटिक सेल्स बनते हैं, उनको ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स कहते हैं। और एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है क्रोमोसोम्स की संख्या में बढ़ना या घटना, यानी क्रोमोसोम्स की नंबर में चेंज आना। तो ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी डिसऑर्डर है। ठीक है, टर्म समझ में आ गई आपको? अच्छा, इन अदर वर्ड्स, इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर अकर्स ड्यू टू द न्यूमेरिकल चेंज इन ऑटोसोम्स। दूसरे शब्दों में मैंने आसान लैंग्वेज में फिर से लिख दिया है ताकि समझ में आ जाए। अगर ये टर्म आपके समझ में नहीं भी आ रही है तो आप दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर अकर्स ड्यू टू द न्यूमेरिकल चेंज। बात वही है, क्योंकि इसका मतलब भी न्यूमेरिकल चेंज होता है और यहां पर सिर्फ एन्यूप्लॉइडी ना लिख के न्यूमेरिकल चेंज लिख दिया इन ऑटोसोम्स। ठीक है, अच्छा, यानी कि ऑटोसोम्स में की संख्या में बदलाव आ जाता है, ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। एक स्पेशल नोट कहता है कि इट इज द कॉमनेस्ट ऑफ द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, यानी कि जितने भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं उनमें ये सबसे कॉमन है। ठीक, इंसिडेंस रेट इज 1 in 1500 to 2000 पर्सन, यानी कि हर 1500 से 2000 में से एक आदमी में ये डाउन सिंड्रोम की बीमारी मिलेगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है कि इंग्लिश फिजिशियन जॉन लैंगडन डाउन, ये है साइंटिस्ट का नाम, यानी फिजिशियन डॉक्टर साहब का नाम, जिन्होंने इस बीमारी को देखा। ठीक है, फर्स्ट डिस्क्राइब डाउन सिंड्रोम इन 1862, रिकॉग्नाइजिंग इट as a distinct type of mental disability, and again in a more widely published report in 1866। यानी कि सबसे पहली बार जो जॉन लैंगडन डाउन थे, ठीक है, जो कि इंग्लिश फिजिशियन थे, उन्होंने पहली बार डाउन सिंड्रोम के बारे में 1862 में पता लगा लिया था कि ये कोई प्रॉब्लम होती है। कैसी प्रॉब्लम होती है? ये एक मेंटल डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, यानी कि दिमाग का ठीक प्रकार से काम ना कर पाना की समस्या है। ठीक है, मगर इसके बारे में और विस्तार पूर्वक रिपोर्ट जो ऑफिशियली पब्लिश करी, वो इन्होंने पब्लिश करी 1866 में। ये इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे। ठीक है, उसके बाद इसको दूसरे नाम क्या है, अदर नेम्स क्या है, तो इसको 21 ट्राइसोमी और मंगोलिज्म भी कहते हैं। अब 21 ट्राइसोमी का मतलब क्या है, आपको बता दूं कि एन्यूप्लॉइडी के 2 टाइप होते हैं। ठीक है, उनमें से एक टाइप ट्राइसोमी होता है। ट्राइसोमी का मतलब होता है 2n+1। इसका मतलब हुआ कि क्रोमोसोम के सेट में एक क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा ऐड होना। मगर अब ये 21 किसको रिप्रेजेंट करता है? यानी कि जो 21st क्रोमोसोम होता है ऑटोसोम में, जो 21st क्रोमोसोम होता है, उसकी एक एडिशनल कॉपी ऐड हो जाती है। ठीक है, अच्छा, और मंगोलिज्म का मतलब क्या है? मंगोलिज्म का मतलब क्या है कि जब ये जो हमारे डॉक्टर थे जॉन लैंगडन डाउन, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जिनको डाउन सिंड्रोम होता है उनका फेस लुक मंगोल या नाम के जगह में रहने वाले लोगों के जैसा रहता है। उनका फेस उनसे मैच करता है। आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए, ठीक है, कंपैरिजन देख लीजिए कि उनका फेस और उनका फेस किस तरीके का लग रहा है। तो इसके लिए उन्होंने, ठीक है, इसको मंगोलिज्म नाम दे दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर कुछ डाउन सिंड्रोम से ग्रसित लोगों की पिक्स हैं, देखिए आप, इनको डाउन सिंड्रोम हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डाउन सिंड्रोम के कारणों के बारे में जान लेते हैं कि डाउन सिंड्रोम का
कॉज क्या है, कारण क्या है? देखिए, इट इज कॉज्ड ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, सो देयर क्रोमोसोम काउंट इज 47, 45 plus XX in female and 45 plus XY in male. Trisomy arises by non-disjunction during X cell formation. अब समझने की कोशिश करते हैं बात का मतलब क्या है। यानी कि ये जो डाउन सिंड्रोम की समस्या है ये ट्राइसोमी से होती है। ये टर्म मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि ट्राइसोमी मींस 29 2n+1, ठीक है। और ये 2n+1 किस पर लागू होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कहां पर लागू होने वाला है, यानी कि जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं उनका एक सेल एक्स्ट्रा ऐड होने वाला है, ठीक है। अच्छा, यानी कि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड होने वाला है। तो कौन से क्रोमोसोम? 21st क्रोमोसोम, ठीक है। अच्छा, 21st क्रोमोसोम की एक कॉपी और बनने वाली है। सो देयर क्रोमोसोम काउंट, तो इस तरीके से जो टोटल क्रोमोसोम काउंट होता है, जो कि होना चाहिए कितना, नॉर्मल पर्सन में क्या होना चाहिए 23, ठीक। और n की जगह तो 23 पुट करेंगे और 2 तो है ही, तो 2 इंटू 23 प्लस 1, तो अब आप देख लीजिए क्या बन गया, 47 बन गया, ठीक है। तो अगर फीमेल होगा तो फीमेल की केस में क्या होने वाला है, 45 प्लस 2 47 फीमेल में, और मेल में इनमें कोई फर्क नहीं आ रहा है। ये जो सेक्स क्रोमोसोम है इनमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ऑटोसोमल डिजीज है। देखिए यहां पर मेल के केस में भी सेक्स क्रोमोसोम एज इट इज है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम की संख्या बढ़ रही है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है इन फीमेल्स, ठीक है। और ये जो ट्राइसोमी है ये नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है ड्यूरिंग एग सेल फॉर्मेशन। जब एग सेल बन रहा होता है उस वे नॉन डिसजंक्शन हो जाने की वजह से ये जो प्रॉब्लम कॉज करती है। अब समझते हैं कि नॉन डिसजंक्शन क्या है, ठीक है। देखिए यहां पे नॉन डिसजंक्शन के बारे में बता रखा है, द फेलियर ऑफ वन और मोर पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक। अच्छा, टू सेपरेट नॉर्मली ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि जब सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा होता है, मियोसिस कर रहा होता है, उस समय पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो ठीक प्रकार अपने आप को डिवाइड नहीं कर पाते, सेपरेट आउट नहीं कर पाते, ठीक है। अच्छा, यूजुअली रिजल्टिंग इन एन एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से डॉटर सेल में जो डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है वो ठीक से नहीं होता। जैसे कि सपोज कीजिए ये है, ठीक है, और अब ये डिवीजन होने वाला है, तो डिवीजन हो करके ये जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं इनमें ए सेट आ गया, सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो डिवीजन हो रहा है ये ठीक से नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इन द डॉटर सेल्स, डॉटर सेल में जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था वो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हो पाया, ठीक है। जिस फिनोमिना को नॉन डिसजंक्शन कहते हैं, और नॉन डिसजंक्शन की वजह से, ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक देखिए नोट ले लेते हैं, क्या कहता है कि देयर इज इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डाउन सिंड्रोम फॉर बेबीज ऑफ ओल्डर फीमेल्स बिकॉज द लॉन्गर द टाइम इन प्रोफेज 1, ठीक, ग्रेटर द चांस ऑफ क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन। यानी कि क्या मतलब है कहने का मतलब यह है कि डाउन सिंड्रोम उन बच्चों में होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है जो बच्चे ओल्डर फीमेल से पैदा होते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो फीमेल है उनमें आपको पता होगा अपने रिप्रोडक्शन के पोर्शन में आपने पढ़ा है कि जो प्रोफेज होता है, ठीक है, प्रोफेज 1, ठीक है, प्रोफेज 1 में जो सेल होता है वो अरेस्ट रहता है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो प्रोफेज 1 में अरेस्टेड रहेगा, जब सेल अपने आप को, ठीक है, एग सेल में कन्वर्ट कर रहा होता है, यानी जब एग सेल बन रहा होता है तो प्रोफेज 1 में अरेस्टेड जो आप कह सकते हो, ठीक है, सेल अरेस्टेड रहता है। तो जब वो कन्वर्ट कर रहा है अपने आप को इस पोर्शन में, उसको ज्यादा लंबे समय तक रहना पड़ता है, क्योंकि जल्दी एज, जैसे मैं आपको एक चीज क्लियर समझाता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई लेडीज है, ठीक है, लेडीज में जो जब पबर्टी की एज आती है उससे पहले ही
ठीक है, प्रोफेज 1 में जो सेल्स होते हैं वो अरेस्टेड रहते हैं, ये प्रोफेज 1 में अरेस्टेड है, ठीक है। अच्छा, जब पबर्टी स्टार्ट होगा तो इनमें से, ठीक है, आगे का म्यूसिस प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और एक एग सेल बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो सेल्स है बाकी के रिमेनिंग जो प्रो वन फेज में पड़े हुए हैं, ठीक है, इनको बहुत लंबे समय तक रुकना पड़ेगा, ठीक है, एग में कन्वर्ट होने के लिए। तो जैसे जैसे लेडीज की उम्र बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो ये जो प्रो वन फेज में पड़े हुए सेल्स हैं ये वीक पड़ जाएंगे, ठीक है। आमतौर पर सिंपल सी भाषा में आपको कहूं कि ये जो प्रॉब्लम होती है ये 45 साल से ज्यादा उम्र की लेडीज में होता है। आप सिंपल सी भाषा में समझते हैं कि जो खाना ज्यादा लंबे समय तक रखा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे आप, खाने को खराब हो गया, सेम फिनोमिना वही है, ठीक है। जो सेल्स लंबे समय तक प्रो वन स्टेज में पड़े रहेंगे, ठीक है, और अपने आप वेट करेंगे कि हमारा नंबर कब आएगा, कि हम कब एग सेल में कन्वर्ट होंगे, उसके लिए बहुत लंबी एज लग रही है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है नॉन डिसजंक्शन हो जाने की, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चों में डाउन सिंड्रोम की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए खैर, ये थे आपका कॉज और नॉन डिसजंक्शन और नोट। चलिए आगे चलते हैं। अब हम सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, डाउन सिंड्रोम की सिम्टम्स क्या हैं। तो देखिए, आप फिगर देख रहे हैं और इस फिगर में आप फीचर्स को देखते रहिए। सबसे पहला जो फीचर आ रहा है वो है डिस्मॉर्फिक राउंड फेस। इसका मतलब होता है कि एबनॉर्मल गोल चेहरा। इट मीन्स उस व्यक्ति को जिसको ये बीमारी होगी उसका जो चेहरा होगा, फेस होगा, वो इस तरीके का नहीं होगा जो नॉर्मल होता है, एबनॉर्मल राउंडेड फेस होगा, ठीक है। अच्छा, आप उसके बाद आप देखिए IQ, यानी कि लर्निंग डिफिकल्टीज होंगी एंड डेवलपमेंट डिले। मीन्स IQ जो लेवल होगा वो लो होगा, ठीक है। IQ मीन्स इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट, तो यानी कि वो मापदंड जिससे किसी की इंटेलिजेंस को नापा जाता है, ठीक है। नापा जाने का मतलब यहां पर कोई मशीन नहीं है, यानी कि एक इस तरीके का पैमाना जिससे किसी की मतलब इंटेलिजेंस को नाप लेते हैं कि भाई इसके अंदर कितनी इंटेलिजेंस है, ठीक है। अच्छा, यानी कि सही सवालों के जवाब दे सकता है कि नहीं दे सकता है, उसको बोलते हैं IQ लेवल। तो IQ लेवल क्या होता है इनका, लो होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए आगे है एपिकेंथिक फोल्ड्स, ठीक है। अब ये एपिकेंथिक फोल्ड्स क्या रहेगा कि स्किन फोल्ड ऑफ द अपर आईलिड कवरिंग द इनर कॉर्नर ऑफ द आई। अब आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो अंदर की तरफ, आंखों में अंदर की तरफ जो है, यानी नाक की तरफ से लेते हुए वो वाले हिस्से में जो आंखों में एक फोल्ड होगा, स्किन का फोल्ड रहेगा, एक्स्ट्रा फोल्ड, ठीक है। अच्छा, उसको क्या बोलते हैं इस फीचर को, एपिकेंथिक फोल्ड्स। उसके बाद है ब्रश फील्ड स्पॉट्स ऑन आइरिस। इट मींस स्मॉल व्हाइट और ग्रेइश ब्राउन स्पॉट्स ऑन द आइरिस। इसका मतलब ऐसे पर्सन के अंदर जो आइरिस है उसमें सफेद या ग्रे ब्राउन कलर के एक स्पॉट भी रहेगा। फिर देखिए आगे प्रोट्रूडिंग टंग। इसका मतलब हुआ कि डिसफंक्शनल मसल पैटर्न इन टंग, यानी कि उस व्यक्ति में बोलने की जो एबिलिटी होगी वो ठीक से नहीं होगी, ठीक है। ना ही वो ठीक से खाने को स्वेल कर पाएगा और ना ढंग से बोल पाएगा, क्योंकि डिसफंक्शनल मसल पैटर्न है कहां पे, टंग में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है सिंगल पैलमर क्रीज। इसका मतलब यह हुआ कि सिंगल लाइन दैट रन्स अक्रॉस द पाम ऑफ द हैंड। इसका मतलब उनके उस व्यक्ति के हाथ में एक सीधी रेखा होगी, ठीक है, एक लाइन मिलेगी। और इनकर्व्ड लिटिल फिंगर, ये भी एक फीचर है। देखिए इसमें क्या है कि जो उंगली होगी वो उंगली कैसी रहेगी, मुड़ी हुई रहेगी। आप सब ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये फीचर्स आपको दिख रहे होंगे। और फिर उसको मिलेगा इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ल्यूकेमिया। इसका मतलब ये हुआ कि उसको ब्लड कैंसर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ल्यूकेमिया जो होता है एक ब्लड कैंसर
caused by a rise in the number of WBC। इसका मतलब क्योंकि ल्यूकेमिया के केस में WBC की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वो व्यक्ति जो है RBC और प्लेटलेट्स ढंग से सर्वाइव नहीं कर पाते, तो उसमें कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस जिनको डाउन सिंड्रोम होगा उनके अंदर ल्यूकेमिया के पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है। अच्छा, फ्लैट ऑसिपिट, इसका मतलब जो सर का पिछली हड्डी होती है, ठीक है, ऑसिपिटल, वो कैसी होगी? फ्लैट होगी, चपटी होगी। अबंडेंट नेक स्किन, यानी कि अधिक त्वचा पर गर्दन मौजूद होगी, सॉरी, अधिक त्वचा गर्दन पर मौजूद होगी, सॉरी। अच्छा, उसके बाद है एटलैंटॉक्सियल इंस्टेबिलिटी। इसका मतलब यह हुआ कि एक्सेसिव मूवमेंट एट द जंक्शन बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस, लिमिटेड नेक मोबिलिटी, हेड टिल्ट और डिफिकल्टीज वॉकिंग। इट मीन्स, यानी कि जो उस व्यक्ति की, जो हमारे सर और जो स्पाइनल कोड होती है, इनमें दो हड्डियां होती हैं सर के नीचे। जो स्पाइनल कोड में पहले जो हड्डियां आती हैं वो एटलस और एक्सिस होती हैं। तो यहां पर क्या होगा कि इनमें ज्यादा मूवमेंट रहेगा। ठीक है। अच्छा, जिसकी वजह से जो उसकी व्यक्ति की गर्दन की मोबिलिटी वो लिमिटेड हो जाएगी, ज्यादा मूव नहीं कर पाएगी, और हेड भी वन साइड टिल्टेड रहेगा, और जिससे उसको और एक और रहेगा कि वो चलने में भी उस व्यक्ति को डिफिकल्टी रहेगी। अच्छा, एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या रहा है? हाइपोथायरॉयडिज्म। इसका मतलब क्या होता है कि डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन, यानी कि ऐसे व्यक्ति के अंदर थायराइड हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाएगी, और जिसकी वजह से उसका वेट गेन हो जाएगा, ज्यादा भारी वजन का शरीर हो जाएगा, स्लो हार्ट रेट हो जाएगा, और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाएगा। उसके बाद एक और फीचर बोलता है कि ड्यूडेनल एट्रेसिया। इसका मतलब यह होगा कि आंतों में सूजन हो जाएगी, जिसकी वजह से उसमें जो बाउल मूवमेंट हो जाएगा वो बहुत स्लो या ना के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जो वो फ्रेश नहीं हो पाएगा ठीक से। तो ये रहे उसके सिम्टम्स जिनको डाउन सिंड्रोम रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अब डाउन सिंड्रोम के ट्रीटमेंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, डाउन सिंड्रोम का कोई परमानेंट क्योर अभी तक नहीं पता चला है। ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। कि क्या है कि अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स with a team of therapists and special educators who can treat each child's specific situation are helpful in managing Down syndrome। यानी कि शुरुआती समय में ही, ठीक है, ऐसे बच्चों को, ठीक है, थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेटर्स के हवाले कर दिया जाए, यानी कि उनके पास भेजा जाए, यानी कि खास तौर के स्कूल्स में भेजा जाए। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो वहां पर वो उनको फिजिकल एक्सरसाइज करवा के, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, ठीक है, और उनको उनके साथ अच्छे से ट्रीटमेंट करके उनको लाइफ के अंदर कैसे बढ़ना है ये सिखाया जा सकता है। बाकी कोई ट्रीटमेंट परमानेंट नहीं है अभी तक। ठीक है। अच्छा, तो ये जो था आज का जो लेक्चर वीडियो है उसको हम यही एंड करते हैं। स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।